हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर आपको बायो का लेक्चर नंबर 11 होगा। ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं है, 20-20 मिनट के लेक्चर हैं। इसको आप आसानी के साथ देख सकते हैं। तो आपको बता दें, सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको आप लोग ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो इस पर शेयर कर दी जाती है। और भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपडेट की गई है। करंट अफेयर के घटनासार का पूरा पोस्टमार्टम किया जा चुका है, नई वाली करंट आएगी तो उसका फिर से पोस्टमार्टम किया जाएगा। आज हम कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं देखेंगे, लेकिन जो भी देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे कि आज हम लोग ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। ग्लैंड्स जो हमारे शरीर में होती हैं, सीधी सी बात है, ग्लैंड्स क्या हैं? कुछ न कुछ स्राव करती हैं, मतलब शरीर में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें निकालती हैं हमारे शरीर में, ठीक है। तो ये मानव शरीर के ऐसे अंग हैं जो स्रावी कोशिकाओं के बने होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का स्राव करते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्रिनोलॉजी के जनक थॉमस एडिसन हैं। ओके, तो अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है? थॉमस एडिसन है। एंडोक्रिनोलॉजी के जनक हैं थॉमस एडिसन। अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग एडिसन रोग है, जो एड्रीनल ग्रंथ से संबंधित है। ओके, तो एडिसन रोग अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित पहला रोग है जो एड्रीनल ग्रंथि से संबंधित है। मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं, जैसे कि पहली है जो बहिस्रावी है, दूसरी अंतःस्रावी है और तीसरी जो है मिश्रित है। ओके, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है। तो अभी कभी याद हो जाएगा कि बहिस्रावी क्या है, तो ये नलिकायुक्त ग्रंथियां होती हैं, नलिकायुक्त होती हैं। इनके द्वारा स्रावित तरल नलिकाओं द्वारा संबंधित अंग में पहुंच जाता है, जैसे लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि आदि। अंतःस्रावी में क्या होता है? ये नलिका विहीन होती हैं। इनके द्वारा स्रावित तरल हार्मोन्स कहलाता है, जो रक्त द्वारा वितरित होता है। थायराइड, पीयूष ग्रंथि आदि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। आज यहाँ पर बहुत से हार्मोन्स के बारे में आप देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक बार अच्छे से इसको रिवीजन भी किया जाएगा पूरे लेक्चर को। थोड़ा सा बड़ा भी लेक्चर हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अंतःस्रावी बहिस्रावी आपने जान लिया। अब यहाँ पर मिश्रित जो है, मिश्रित जैसे अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। ये वाहिका युक्त ग्रंथियाँ हैं। इनका एक भाग अंतःस्रावी तथा दूसरा भाग बहिस्रावी होता है। ओके, तो ग्लैंड्स के बारे में हमने देख लिया, एडिसन रोग के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अंतःस्रावी बहिस्रावी मिश्रित ग्रंथियों के बारे में हमने देख लिया। अब बात आती है हार्मोन्स और एंजाइम्स के डिफरेंस की। हार्मोन्स क्या हैं और एंजाइम क्या है? एंजाइम को कहा जाता है कि कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट एंजाइम। ओके, एंजाइम को कहा जाता है कैटलिस्ट। हमने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कैटलिस्ट की खोज किसने की थी, तो कैटलिस्ट की खोज किसने की थी? आप लोग सर्च करिएगा और कमेंट करिएगा, एक बार किसी ने बताया था। और ये एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम को ही प्रोटीन भी कहा जाता है, ये प्रोटीन भी हैं। ओके, एंजाइम प्रोटीन भी होते हैं, तो याद रखिए एंजाइम कैटलिस्ट और प्रोटीन है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं कि हार्मोन शब्द का विधिवत उपयोग स्टार्लिंग ने किया था। किसने? स्टार्लिंग ने किया था। स्टार्लिंग ने किया था 1905 में। अभी याद कर लीजिए। हक्सले ने इन्हें रासायनिक संदेशवाहक कहा। महत्वपूर्ण पॉइंट, हक्सले ने, किसने रासायनिक संदेशवाहक कहा था? संदेशवाहक, संदेश को ले जाने वाला किसने कहा था? इसको हक्सले ने कहा था। किसको? हार्मोन्स को। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन था सिक्रीटिन। अभी याद कर लीजिए, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन क्या था? सिक्रीटिन, सिक्रीटिन। ओके, चलिए एंजाइम एवं हार्मोन के बारे में बात करें। हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले वैसे रसायन हैं जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले ऐसे रसायन हैं जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, जबकि एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, चलिए हार्मोन्स और एंजाइम के बारे में बीच में डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा भी जा सकता है, स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। तो हार्मोन्स जो होता है, इनका आणविक भार कम होता है और इनका बहुत अधिक होता है। ये हार्मोन्स जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। हार्मोन्स अंतःस्रावी और एंजाइम आपके बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ओके, इसमें जो है कि हाँ, ये एक बार हार्मोन्स एक बार यूज कर लिए जाते हैं तो पुनः इनका प्रयोग नहीं होता है, पुनः इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन एंजाइम्स का पुनः प्रयोग किया जा सकता है। 3 डिफरेंस हो गया। चौथा क्या है? इनका श्रवण केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। इनका श्रवण ये भी हो गया था। तो हार्मोन्स का अंतःस्रावी के द्वारा, ये तीन याद रखिए। इनका आणविक भार अधिक होता है हार्मोन्स का, एंजाइम्स का कम होता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, ये बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा। इनका जो कि एक बार यूज हो जाता है, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेकर विघटित हो जाते हैं, एक बार यूज हो जाता है और इनका पुनः प्रयोग नहीं किया जाता। किसका? हार्मोन का। और एंजाइम पुनः प्रयोग किए जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रंथियाँ अंतःस्रावी, बहिस्रावी, मिश्रित, हार्मोन्स और एंजाइम में। हाँ, अब मनुष्य में पाए जाने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ निम्नलिखित हैं।
तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रावी नहीं हैं। कल यहाँ से क्विज रहेगा। ओके, तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, जनन अंग, ये सब अंतःस्रावी के अंतर्गत हैं। आपका काम है इसको याद करना, याद करिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब हम बात करेंगे पीयूष ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के बारे में। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है कि यह पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावण को, व्यक्ति की वृद्धि को, स्वास्थ्य को, लैंगिक विकास आदि को नियंत्रित करती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। ओके, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। 2 पॉइंट, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ओके, पीयूष ग्रंथि कपाल की स्फिनाइड हड्डी के सेल टचिका नामक अस्थि गुहा में स्थित होती है, जो हाइपोथैलेमस के एक वृत्त द्वारा जुड़ी होती है। ओके, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा इतनी चीज़ें आपने देख लिया। अब पीयूष ग्रंथि के द्वारा कुछ हार्मोन निकाले जाते हैं, सिक्रेट किए जाते हैं वहाँ से। तो जैसे ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलता है। ओके, और इसका अल्पस्रावन होता है तो बौनापन वाली स्थिति हो जाती है। और वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्पस्रावन से साइमंड रोग हो जाता है, जिसमें रोगी पतला व उम्र में अधिक वयस्क दिखने लगता है। और अतिस्रावन जब होता है तो अतिस्रावन हो जाता है तो उसको कहते हैं कि अतिकायिकता हो जाती है। अतिकायिकता, जिसमें क्या होता है, सभी अंगों का विकास सामान्य से अधिक होता है तथा शरीर भीमका हो जाता है। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावन से एक्रोमिगेली हो जाता है। एक्रोमिगेली रोग में व्यक्ति की टांगें तथा हाथ लंबे हो जाते हैं और चेहरा गोरिल्ला हो जाता है। तो अति और अल्पस्रावन के बारे में आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन है। अब थायराइड प्रेरक हार्मोन, यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। कौन सा? थायराइड प्रेरक हार्मोन। ओके, अब यहाँ पर कुछ और हार्मोन की बात करते हैं जो यहाँ पर देखिए है लुटिनाइजिंग हार्मोन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लुटिनाइजिंग हार्मोन LH जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ते हैं। महिलाओं में यह ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है, ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। कौन सा? लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या कहलाता है? ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। महिलाओं में यह एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने के लिए, कार्पस ल्यूटियम्स के निर्माण के लिए, गर्भाशय को निषेचित अंडा को ग्रहण, गर्भाशय से निषेचित अंडा को ग्रहण करने के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई चीज़ें आपने देखा। महिलाओं में यह ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने के लिए, कार्पस ल्यूटियस के निर्माण के लिए तथा गर्भाशय को निषेचित अंडा ग्रहण करने के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित करता है। तो एस्ट्रोजन अभी यहीं याद कर लीजिए। पुरुषों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वृषणों के विकास तथा टेस्टोस्टेरोन के स्राव को प्रेरित करता है। तो अब यहाँ पर एक फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के बारे में आपने सुन लिया, याद रखिएगा। अभी ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है एक वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछा था, अफरोजीत रात ने आंसर भी दिया था। आप भी इसके बारे में थोड़ा सर्च करिएगा, हम ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं बताएंगे। यह हार्मोन मूत्र के सांद्रण का कार्य करता है। वैसोप्रेसिन के अल्प स्रावण से, जब शरीर में कम इसका स्रावण होता है तो मूत्र की मात्रा तथा तनुता बढ़ जाती है ना, मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, मात्रा बढ़ेगी तो बार बार आपको जाना पड़ जाएगा। यह स्थिति मूत्राधिक्य अथवा डायबिटिक इंसिपिडस कहलाती है। तो डायबिटिक इंसिपिडस क्या है? यही स्थिति है। ओके, इसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, पानी मतलब शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इसके उपचार के लिए कृत्रिम ADH उपयोग करते हैं, जिसे पिट्रेसिन कहा जाता है, याद रखिएगा। और हाँ, वैसोप्रेसिन आपने देख लिया। एल्कोहल के केस में क्या होता है? यही सब स्थिति होती है एल्कोहल के केस में। ओके, एल्कोहल के केस में थोड़ा सा और पढ़िएगा इसके बारे में और कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ आपने देख लिया उसको। ओके, अब यहाँ पर ऑक्सीटोसिन लिखा है। ऑक्सीटोसिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीटोसिन को जन्म हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को जन्म हार्मोन, दुग्ध निष्कासन हार्मोन। ओके, क्यों इसको पढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है हमारे शरीर की चिकनी पेशियों का कार्य करता तथा उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव, लेबर पेन जो होता है के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, अतः इसे जन्म हार्मोन भी कहते हैं। शिशु के जन्म के बाद स्त्रियों की दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन, अतः इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं।
ओके, ऑक्सीटोसिन को। गाय भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। माँ और शिशु के बीच देखभाल तथा वात्सल्य एवं मानवीय संबंधों को गढ़ने में ऑक्सीटोसिन की प्रमुख भूमिका है। इसे आलिंगन या प्रेम हार्मोन भी कहते हैं। कई चीज़ें आपने देखा, आलिंगन या प्रेम हार्मोन यही है ऑक्सीटोसिन। ओके, और गाय भैंसों में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, दूध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं, कडल हार्मोन, जन्म हार्मोन भी इसको कहा जाता है। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप सर्च करिए क्या भारत में ऑक्सीटोसिन बैन है, या कौन कौन से कुछ देशों का नाम बताइए जहाँ पर ऑक्सीटोसिन बैन है और क्यों इसको बैन करने की बात की जाती है, उसके लिए भी एक लाइन लिखिएगा। ओके, अब हाइपोथैलेमस यहाँ पर लिखा हुआ है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस तो मस्तिष्क का पार्ट है ना। तो हाइपोथैलेमस शरीर का ताप, भूख तथा प्यास, तंत्रिका तंत्र, लैंगिक आचरण, शरीर सुरक्षा आदि का नियंत्रण करता है। बस इतना है। होम्योस्टैसिस की जो क्रिया होती है, होम्योस्टैसिस, जब हम मस्तिष्क पढ़ाएंगे, मस्तिष्क के लिए अलग से लेक्चर एक बनाएंगे, उसमें हम बेहतर तरीके से आपको बता देंगे अलग अलग मस्तिष्क का क्या काम होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस शरीर ताप, भूख तथा प्यास, तंत्रिका तंत्र, लैंगिक आचरण, शरीर सुरक्षा आदि का नियंत्रण करता है। इसके द्वारा 9 ऐसे हार्मोन तत्व साबित किए जाते हैं जो पीयूष ग्रंथि के 7 हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करके शरीर की वृद्धि, विकास, समस्थिकता तथा उपचय आदि सभी का नियमन एवं समन्वय करते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही याद रखिए इसके बारे में। अब यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, या शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी है और सबसे बड़ी है। ठीक है, अंतःस्रावी है लेकिन सबसे बड़ी है अंतःस्रावी में। और शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि हमने यहीं पर बताया आपको। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आज का लेक्चर जो कि बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा चीज़ें। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी, और यहाँ पर थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, और लेकिन अगर इसका अल्पस्राव होता है तो क्या होता है कि क्रिटिनिज्म हो जाता है, यानी मंदबुद्धि, बौनापन, मिक्सोडिमा हो जाता है, तो हृदय धड़कन सही नहीं रहती है, निम्न शरीर ताप होता है, पेशी थकान आदि होती है। घेंघा रोग, ग्वाइटर, आप जानते ही हैं, ग्वाइटर ओके, घेंघा रोग हो जाता है। तो इसके लिए कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में आयोडीन लेने पे क्या हो जाता है, खाने वाले नमक में उचित मात्रा में आयोडीन लेने पर घेंघा रोग का निदान हो जाता है। थायरॉक्सिन के अतिस्राव, मतलब अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है, एक्स ऑप्थेल्मिक घेंघा रोग हो जाता है, जिसमें आंखें बाहर की ओर उभर जाती हैं तथा उपचय दर बढ़ जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हाशिमोटो रोग है। हाशिमोटो रोग क्या है, आनुवांशिक कारणों, लिंग हार्मोन, आयोडीन के अत्यधिक सेवन तथा संक्रमण आदि के कारण थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इन्हें शरीर के पदार्थ ना मानकर विष पदार्थ या बाहरी एंटीजन मानने लगता है। ओके, याद रखिएगा। इससे परिणामस्वरूप शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज बनने लगते हैं जो इन हार्मोन के साथ साथ थायराइड ग्रंथि को भी नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार हाशिमोटो रोग को थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। ओके, हाशिमोटो रोग को थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। थायराइड संबंधी समस्याएं जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर पैराथायराइड ग्रंथि, इसके बारे में, पैराथायराइड के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो यहाँ से छूट रही थी कि पैराथायराइड हार्मोन जो होता है, पैराथायराइड ग्रंथि से कार्लिफ हार्मोन का स्राव करती है, जिनका मुख्य कार्य रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करना होता है। तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियमन कौन सा हार्मोन कर रहा है, पैराथायराइड हार्मोन कर रहा है। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन के स्रवण का नियमन पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं अपितु स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। एड्रीनेलिन, इसको क्या कहा जाता है, फाइट और फ्लाइट, लड़ो और उड़ो, गुस्सा हो जाना, हमेशा गुस्सा हो जाना, एंगर दिखाना, ये सब इसी के कारण होता है, एड्रीनेलिन हार्मोन के द्वारा। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे विरिलिज्म क्या है। विरिलिज्म क्या है, विरिलिज्म क्या है, महिलाओं में पुरुषोचित लक्षण, मतलब महिलाओं में पुरुषों वाले लक्षण अगर आने लगे, जैसे दाढ़ी मूछें आ जाएं तो ये पुरुषों वाले लक्षण आ जाएं, आवाज़ का भारीपन हो जाना, तो ये पुरुषों वाले लक्षण अगर आते हैं तो उसको विरिलिज्म कहते हैं। और यह महिलाओं में एंड्रोजन्स के अतिस्राव का दुष्परिणाम होता है। एंड्रोजन्स के अतिस्राव का दुष्परिणाम होता है। ओके, और गायनोकोमास्टिया क्या होता है कि पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण का आना, जैसे कि तीखी आवाज़, दुग्ध ग्रंथियों का विकास आदि का प्रकट होना, गायनोकोमास्टिया कहलाता है। या पुरुषों में एस्ट्रोजन्स के अतिस्राव का दुष्परिणाम है। एस्ट्रोजन्स के अतिस्राव का दुष्परिणाम होता है यह पुरुषों में। ओके, तो विरिलिज्म, गायनोकोमास्टिया अभी के अभी आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि के बारे में देखते हैं क्या है ये। पीनियल ग्रंथि, जिसको
आत्मा का स्थान तीसरी आँख का अवशेष माना जाता है। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि निम्नलिखित में से 3 हार्मोन्स का स्रावण करती है, ठीक है, पिट्यूटरी नहीं पीनियल, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, एड्रिनोग्लोमेरुलोट्रोपिन। ओके, तो अब हम मेलाटोनिन के बारे में पढ़ेंगे नहीं, ऐसे ही बताते हैं। मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है, आपने अभी देखा पीनियल ग्रंथि के द्वारा यह स्रावित होता है। इसका काम क्या है कि आपका जो समय होता है सोने का, जगने का, इसको निर्धारित करता है। जैसे कि आप जैसे ही सोने जाते हैं तो शरीर से यह निकलने लगता है, इसका स्राव होने लगता है। जिनके शरीर के अंतर्गत मेलाटोनिन हार्मोन नहीं निकलता, उनको नींद वाली समस्याएं हो जाती हैं। ओके, तो याद रखिए मेलाटोनिन का मुख्य कार्य त्वचा वर्धक, स्किन पिगमेंट मेलानिन के संश्लेषण को विनियमित करना, सोने और जागने के चक्र तथा शरीर की जैविक लय, बायोलॉजिकल रिदम को बनाए रखना होता है। बायोलॉजिकल रिदम मतलब कि आज आप कल 12 बजे सोए, सुबह 6 बजे जगह, फिर दोबारा वैसे ही किए, तो ऐसे ही धीरे धीरे आपका बायोलॉजिकल चक्र जो बन जाता है ना, तो रेगुलर वैसे ही आपका चलता रहता है। और अगर आप डिसबैलेंस इसको करते हैं, कभी 8 बजे जग रहे हैं, कभी 3 बजे रात में सो रहे हैं, तो इससे दिक्कत होती है, शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। इसलिए नींद भी लेना चाहिए, समय से लेना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि नहीं सो पा रहे हैं तो वो अलग बात है। सेरोटोनिन जो है कि यह एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना तथा रक्त वाहिकाओं को सिकुड़ कर रक्त दाब बढ़ाने का कार्य करता है। यह मानव मनोदशा को प्राकृतिक रूप से विनियमित करता है। ओके, तो ये 2 याद रखिएगा, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। पीनियल ग्रंथि क्या, इसको आत्मा का स्थान दिया जाता है, तीसरी आँख का अवशेष देखता रहता है ना। अब यहाँ पर थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि जो है थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, जो शरीर में टी लिम्फोसाइट या टी सेल निर्माण को बढ़ाकर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होती है। याद रखिएगा, ठीक है, टी लिम्फोसाइट निर्माण को बढ़ाकर, इसके निर्माण बढ़ा शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होती है। अन्य ग्रंथियां जैसे अग्नाशय यानी पैंक्रियास, हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन फिर पढ़ते हैं, अब ग्रंथियों की बात हो रही। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह क्या है, मिश्रित है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है कौन, पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है क्या, अग्नाशय आपका। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी हाँ, तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यकृत क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिस्रावी ग्रंथि, कमेंट करिएगा। यकृत यानी लीवर। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पैंक्रियास जो मिश्रित है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है। पूर्ण पाचक रस यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस का स्राव करती है। इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगारहंस होता है, मतलब कि कोशिकाओं के झुंड का बना होता है। 4 प्रकार की कोशिकाओं का झुंड का बना होता है, जिसे आइलेट ऑफ लैंगारहंस कहते हैं या फिर लैंगरहंस द्वीप कहते हैं। लैंगरहंस द्वीप की कोशिकाओं में एक अल्फा कोशिकाएं जो ग्लूकागॉन का निर्माण करती हैं, मतलब स्राव करती हैं। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन तथा एफ कोशिकाओं से क्या निकलता है, पैंक्रियाटिक पेप्टाइड का स्राव होता है। ये 4 जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमने अभी बात की अग्नाशय के बारे में, पैंक्रियास के बारे में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है। ओके, पूर्ण पाचक रस का स्राव करती है। यह मुख्यतः 4 कोशिकाओं के झुंडों को भी होती है। आइलेट ऑफ लैंगरहंस, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन तथा एफ कोशिकाओं से क्या, पैंक्रियाटिक पेप्टाइड का स्राव करती हैं। अब अल्फा कोशिकाओं के बारे में आपने देख लिया, ग्लूकागॉन, और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन एक प्रोटीन, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन भी है, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन श्रृंखला है, पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होता है, हार्मोन भी है प्रोटीन भी है, जस्ता धातु उपस्थित होता है किसमें, इंसुलिन में, यही याद रखिएगा, बीटा सेल से निकलता है। ओके, और इंसुलिन का मुख्य कार्य रक्त के अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। यह ग्लाइकोजन यकृत में संचित रहती है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, मधुमेह। ठीक है, तो मधुमेह जो होता है वो दो तरह के होते हैं, डायबिटीज़, जैसे कि टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है दोनों में, इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है,
सर्च करिएगा। मधुमेह के रोगियों के इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। मुख से इंसुलिन लेने पर इनका प्रोटीन की भांति पाचन हो जाता है, इसीलिए इंजेक्शन लगाया जाता है। मुंह से लेते हैं तो प्रोटीन की तरह ये पच जाता है शरीर। सुअरों की इंसुलिन संरचना मनुष्य से अधिक समानता रखती है, जबकि भेड़ आदि चपाओं की इंसुलिन मनुष्य में एलर्जी पैदा कर देती है। इंसुलिन को डहेलिया की जड़ों से भी प्राप्त किया जाता है। डहेलिया की जड़ों से भी प्राप्त किया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इंसुलिन, हाँ, इंसुलिन प्रथम प्रोटीन है जिसका रिकाम्बिएंट डीएनए आरडीएनए तकनीक के द्वारा जीवाणु बैक्टीरिया की सहायता से व्यावसायिक स्तर पर बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ फ्रेडरिक सेंगर है जिन्होंने गाय के इंसुलिन की संपूर्ण रासायनिक संरचना की जानकारी दी थी। इसके लिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर 1980 में इनको जीन की रासायनिक संरचना संबंधित कार्य के लिए दोबारा नोबेल पुरस्कार दिया गया और प्रथम ब्रिटिश हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो याद रखिए फ्रेडरिक सेंगर के बारे में, इंसुलिन, गाय के इंसुलिन की संपूर्ण रासायनिक संरचना की इन्होंने जानकारी दी थी, है ना। इंसुलिन में अमीनो अम्लों क्रम की खोज करने के लिए सेंगर को 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि जीन की रासायनिक संरचना संबंधी कार्य के लिए इन्हें 1980 में पुनः नोबेल पुरस्कार दिया गया। सेंगर प्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार 2 बार प्रदान किया गया। अब हम बात करेंगे जनन अंग। जनन अंग जो हैं कि मेल और फीमेल में, तो जनन अंग के बारे में सबको पता है। 2 हार्मोन्स हैं, मतलब मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन, क्योंकि यहाँ पर जो आयोग का ध्यान बहुत रहता है, इन हार्मोन के पीछे आयोग लगा रहता है, बार बार पूछता रहता है, तो यहाँ पे बताना ज़रूरी है। नर हार्मोन्स यानी मेल हार्मोन्स जो होते हैं उनको कहा जाता है, मतलब कौन से हैं, एंड्रोजन्स। क्या, एंड्रोजन्स। अब क्या है, नर में उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में एक जोड़े वृषण स्थित होते हैं। नरों में वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं तथा यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं। नर हार्मोन्स इन्हें अंतराली कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं, जिनमें से प्रमुख नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन है। एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरॉन को पौरुष विकास हार्मोन कहा जाता है। यानी एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरॉन अभी का भी याद कर लीजिए। अब मादा हार्मोन की बात करते हैं, फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजेंस की बात आती है। एंड्रोजेंस का मतलब कि मेल हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। और एस्ट्रोजेंस की बात करें, एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजन नाम याद रखिएगा, है ना। इंड है मेल हार्मोन में इंड है, और यहाँ पर है EST है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ कि ये देखिए कई और हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। गर्भनाल की एक अस्थायी अंतःस्रावी रचना होती है जो मानव कार्योनिक गोनेडोट्रोपिन, लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आदि स्रावित करती है। यह नारी विकास हार्मोन कहलाता है क्योंकि यह मादा के लैंगिक लक्षणों तथा सहायक जननांगों के विकास को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन के प्रभाव से लड़कियों में स्तनों, अंडवाहिनियों, गर्भाशय तथा योनि का विकास होता है। और एस्ट्रोजन्स हार्मोन में एस्ट्रेडियाल हार्मोन प्रमुख है। एस्ट्रेडियाल हार्मोन एस्ट्रोजन्स में प्रमुख है। अभी के लिए याद रखिए, एस्ट्रोजन्स में एस्ट्रेडियाल प्रमुख है। 2 एस्ट्रोजन्स और एस्ट्रेडियाल यहाँ पर याद रखिए। और यहाँ पर आपने देखा एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेस्टेरॉनल हार्मोन या ल्यूटियन हार्मोन, ये भी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। अब यहाँ पर जो कि अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं का समूह पित्तपिंड या ग्रंथि कहलाती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिससे पित्त ग्रंथि का विकास होता है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रमुख है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण कार्पस ल्यूटियम से होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कार्पस ल्यूटियम से स्रावण होता है। यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक अनेक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। मादाओं में एक जोड़ा अंडाशय उदर गुहा में पाया जाता है। मादा में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। गर्भधारण के सभी परीक्षणों का आधार स्त्री के मूत्र में HCG का उपस्थित होना है। ठीक है, तो HCG क्या है इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा सर्च करके। HCG कि गर्भधारण के सभी परीक्षणों का आधार स्त्री के मूत्र में HCG का उपस्थित होना है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया डिंबवाहिनी नली में होती है, ओविडक्ट में होती है। ओके, निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन क्रिया कहाँ होती है, ओविडक्ट में होती है, ये भी याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर कई चीज़ें देखी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में देखा, हमने HCG के बारे में देखा, हमने फीमेल हार्मोन जैसे एस्ट्रोजेंस, और यहाँ पर हमने एस्ट्रेडियाल के बारे में देखा और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में देखा जिसको ल्यूटियल हार्मोन भी कहते हैं। मेल हार्मोन में हमने एंड्रोजेंस के बारे में देखा, टेस्टोस्टेरोन के बारे में देखा। ओके, उसके अलावा फ्रेडरिक सेंगर इंसुलिन के लिए इनको, ठीक है, ये हो गए।
और यहाँ पर हमने आपको बताया है कि अग्नाशय पैंक्रियास दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, ओके। तो अल्फा सेल्स जो होती हैं वहाँ से ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा सेल्स क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है, और प्रोटीन होते हैं इंसुलिन जिसमें जस्ता धातु पाया जाता है, ओके। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन के बारे में हमने देखा। मेलाटोनिन वही सोने जागने वाला, और पिनियल ग्रंथि जिसको क्या कहा जाता है? आत्मा का स्थान, तीसरी आँख का अवशेष। विरलिज्म जो होता है कि महिलाओं में पुरुषों वाले लक्षण का दिखना, और एंड्रोजन्स के अतिस्राव का दुष्परिणाम होता है, महिलाओं पुरुषोचित लक्षण दिखना तो विरलिज्म। गायनेकोमास्टिया, पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण दिखना, एस्ट्रोजन्स के अतिस्राव का दुष्परिणाम होता है। एड्रीनेलिन क्या है? लड़ो और उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं एड्रीनेलिन को, ओके, ठीक है। और यहाँ पर और भी हमने देखा, यहाँ पर आपको बताया, हाँ, पैराथायराइड हार्मोन या कालिफ हार्मोन का स्रावन करती है कौन सी? पैराथायराइड ग्रंथि। रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करना इसका कार्य होता है। हाशिमोटो रोग की बात हम किए कि आनुवंशिक कारणों, लिंग हार्मोन, आयोडीन के अत्यधिक सेवन तथा संक्रमण आदि के कारण यह होता है, जिसको थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि खराब हो जाती है। थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे छोटी कौन सी है? पीयूष है। थायराइड जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखिएगा। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि की बात करें, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर में मिश्रित ग्रंथि है, जिसको हमने अभी क्या बताया था आपको? पैंक्रियास है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंतःस्रावी है कि बहिःस्रावी है लीवर, उसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ें हुई, क्रिटिसिज्म, थायराइड वगैरह। हाँ, हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ा देखे थे, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन के बारे में देखा गया है ना, तो इसको अभी बताने की आवश्यकता नहीं लग रही है। लुटिनाइजिंग हार्मोन, वही लुटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन के बारे में बताया हमने, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के बारे में बताया। और उसके अलावा हमने यहाँ पर वही ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलता है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां मनुष्य के शरीर में ये सब हैं: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, अग्नाशय, थाइमस, जनन अंग। हार्मोन्स और इसके बारे में, हार्मोन्स और एंजाइम्स के बारे में हमने डिफरेंस बताया, बताने की आवश्यकता नहीं। हक्सले ने हार्मोन्स को क्या कहा था कि रासायनिक संदेशवाहक हैं। स्टार्लिंग ने इसकी खोज की थी सबसे पहली बार। विधिवत उपयोग हार्मोन नाम का उसी ने किया। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रीटन था। उसके अलावा हमने आपको यहाँ पर बताया ग्रंथियों के बारे में। अंतःस्रावी विज्ञान या इंडोक्रिनोलॉजी के जनक थॉमस एडिसन हैं। अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित सर्वप्रथम ज्ञात रोग एडिसन रोग है, जो एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है। बहिःस्रावी ग्रंथि है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, दो, और तीसरा मिश्रित ग्रंथि, यानी 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स हमारे शरीर में। उसके अलावा सभी चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत कंप्लीट हो गई, और हमें यहाँ पर पूर्ण विश्वास है जो लोग सही तरीके से पूरा लेक्चर देखे हैं, 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। और यही 3 चैप्टर मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण है मानव शरीर के बारे में जानने के लिए। तो बहुत कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज करिए बेहतर तरीके से, और अगला लेक्चर जल्द ही आपको दिया जाएगा, जल्द या कल दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।